लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है और भी होता है 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, लेकिन हम लोग को मेनली पढ़ना है 1 ऑर्डर और 1 डिग्री का। तो 1 ऑर्डर और 1 डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हिंदी में रैखिक अवकल समीकरण बोलते हैं, उसको क्या कहेंगे, मतलब किस रूप का होगा। तो याद कर लो, वह डिफरेंशियल इक्वेशन, वह अवकल समीकरण जो dy बटा dx प्लस p गुना y बराबर q के रूप का हो। वह जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप का दिखेगा, dy बटा dx, यहाँ देखो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ y है और यहाँ देखो p के साथ गुना में y है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप का रहेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक दूसरे रूप का इस रूप का रहेगा। यहाँ देखो dy बटा dx है, यहाँ dx बटा dy है, ठीक है। अच्छा, dx बटा dy जब रहेगा तो यहाँ पर x रहेगा, देखो यहाँ x है, यहाँ x, यहाँ y होगा तो यहाँ y। p और q जो होगा यहाँ x का फंक्शन होगा, x का जो नीचे है उसका फंक्शन होता है। ये p और q जो होगा या तो x का फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट को तो किसी का भी फंक्शन बोल सकते हो, तो हम बोल देते हैं कि वो x का फंक्शन। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप का दिखेगा, dy बटा dx प्लस p गुना y बराबर q के रूप का, उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, जहाँ p और q जो है वो x का फंक्शन या x का फलन होगा। अच्छा, दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप का भी होता है, रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दिखेगा dx बटा dy प्लस p गुना x बराबर q, लेकिन यहाँ जो p और q होगा वो x का फंक्शन नहीं बल्कि y का फंक्शन होगा, ठीक है। अभी मेरा पूरा फोकस सिर्फ सवाल कैसे बनता है उसी पर होगा पूरे क्लास में, ठीक है। बाकी विशेष कभी और बताएंगे अगले क्लास में। अभी बस सवाल कैसे बनाओगे जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तब। लेकिन सवाल स्टार्ट करने के पहले जितना ज़रूरी बात है, जो ज़रूरी है तुम्हारे बीच में सॉल्यूशन में आ सकता है, तुमको डिस्टर्ब कर सकता है, तो वो बात पहले जान लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो जो पहले पढ़े हो। जैसे लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग का प्रॉपर्टी सबको पता होगा कि लॉग m गुना n जो रहता है, दो चीज़ अगर गुना में रहेगा और उसका लॉग लेना है तो हम करेंगे क्या कि लॉग m प्लस लॉग n लिखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी तो ये लॉग का याद कर लो। दूसरा क्या याद करना है, अगर दो चीज़ का अगर कोसेंट है, कोसेंट का मतलब भागफल, और उसका अगर लॉग लेना है, अच्छा हर लॉग का बेस होता है, तो बेस की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, मान लेना कि बेस छिपा हुआ है। तो अगर दो क्वांटिटी कोसेंट में है, भागफल में है, उसका लॉग लेना है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n, ऐसे। अच्छा, ऐसे तो याद रहता है, उल्टा भूल जाते हैं, तो उल्टा भी याद रखना है। अगर लॉग m माइनस लॉग n रहेगा तो ऐसे लिख सकते हो। चलो, तीसरी बात क्या याद रखनी है कि अगर मान लो कि लॉग है लॉग b और इस लॉग का बेस है मान लो a, या फिर बेस अभी छोड़ दो, ये b पर पावर मान लो है x, ऐसे। तो जिस चीज़ का लॉग ले रहे हैं, जिस क्वांटिटी का लॉग ले रहे हैं, वो पावर के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में है। तो याद कर लो कि पावर जो होगा वो लॉग के आगे आ जाता है, ऐसे लिख सकते हैं x गुना लॉग b। अब ऐसे रहेगा तो इसको उल्टा ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या याद रखना है लॉग का, कि अगर कभी ऐसे रहे कि बेस रहे a, बेस रहे a और इसके पावर में एक लॉग हो, ऐसे लॉग b, और यहाँ भी बेस a हो, तब बस ख्याल क्या रखना कि यहाँ जो बेस है a और लॉग का जो बेस है अगर दोनों सेम रहेगा, जैसे यहाँ a है, यहाँ भी अगर a रहेगा, तब इसका पूरे का वैल्यू b के बराबर होगा। अच्छा, इसका बहुत बार यूज होगा, इसका एक स्पेशल केस देख लेते हैं। मान लो कि बेस में a ना हो के e है, बेस में जनरली यहाँ पूरे एक्सरसाइज में ई दिखेगा तुमको। तो अगर बेस में ई हो और ऐसे रहे लॉग ऑफ एक्स, तो हम तो जानते हैं कैलकुलस में बेस ई होता है, नेचुरल लॉग होता है, तो मेनली बेस क्या है यहाँ ई है। तो देखो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यहाँ ए के पावर में जो लॉग है उसका बेस ए, अगर ये दोनों मिल जाए तो वैल्यू बी के बराबर होगा। तो यहाँ देखो यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, तो वैल्यू एक्स के बराबर होगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मान लो कभी ऐसे रह जाए, कभी ऐसे कि e पर पावर x ऐसे अगर हो, मान लो यहाँ log x प्लस log
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कभी ऐसे मान लो, ठीक है, मान लो ऐसे हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना, ये दो ई का जो पावर में है, ई के पावर में 2 लॉग प्लस में है, तो 2 लॉग जब प्लस में है तो सबसे पहले पावर में इस फॉर्मूले को लगाना, इस वाले को। देखो log m प्लस log n, ये 2 लॉग जब प्लस में रहेगा तो 1 लॉग में बना सकते हो। आई दोनों आर्गूमेंट को आपस में गुना कर दोगे m गुना n, तो पहले पावर को इसको 1 लॉग में मिलाना, तो e⁻, 1 लॉग कर दो, यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है, बीच में प्लस है, तो 1 लॉग कर दिया, दोनों आर्गूमेंट को गुना कर दो, एक आर्गूमेंट है x, आई गुना करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ इस लॉग का बेस कितना छिपा हुआ है, ई, तो अब इस प्रॉपर्टी का यूज करना, इस प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ बेस ही है, लॉग का भी बेस ही है, यहाँ भी देखो इस पर सेम हो गया, बहुत बार यूज होगा, लगभग सवाल में ये चीज़ यूज होगा, ठीक है, तो भूलना नहीं है। यहाँ बेस ही, लॉग का भी बेस ही, ये दोनों कट जाएगा, वैल्यू x गुना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इतना, ठीक है, इतना। सबको पता है 2 चीज़ गुना में प्लस में हो जाएगा, ठीक है, भाग में रहेगा माइनस में हो जाएगा। जिसका लॉग ले रहे हैं अगर वो पावर में है तभी पावर जो है आगे आ जाएगा, गुना में लॉग भी हो जाएगा। अच्छा, बेस ही छिपा हुआ है, जो भी बेस होगा इस लॉग का भी बेस वही होगा सब में। उसके बाद और क्या याद रखना है, और क्या याद रखना है कि लॉग अगर a है और इस लॉग का बेस अगर a है, जिसका लॉग ले रहे हैं बेस भी अगर वही है तो उसका वैल्यू 1 होता है, इस बात को याद कर लो, ठीक है। तो ये लॉग वाला हम समझते हैं कि सबको याद हो। इसके बाद और क्या जानना है इसमें, और इसमें क्या जानना है, तो जितना भी बेसिक इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला था एकदम याद होना चाहिए एक बार में, ना कि सोच के तुमको याद हो। जैसे सबको पता है इंटीग्रेशन अगर x पे पावर n का करते हैं तो ये होता है x पे पावर n+1/n+1, यही होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c का यूज नहीं करेंगे, बस यही लिखेंगे। अच्छा बताओ, कभी अगर एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसका x पे पावर 3/3 होगा, ये पता है, तो ये अलजेब्रिक वाले में ही याद कर लो। फिर इसको भी याद रखो कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सारा यूज होगा। 1/x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ mod x, लेकिन log x याद रखना, ठीक है। फिर इसका याद कर लो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, निकलेगा तो इसी से, देखो x² ऊपर आके x पे पावर क्या होगा -2, इसी से निकलेगा, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो डायरेक्ट याद कर लो, पूरा डिटेल नहीं करना है। 1/x² का क्या होगा -1/x, ठीक है। फिर बोल रहे हैं पीछा नहीं छोड़ेगा, इस याद कर लो। अच्छा उसके बाद और क्या याद रखना है, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/√x का, अच्छा होगा तो इसी फॉर्मूले पे, पहले इसको लिखेंगे x पे पावर हाफ, फिर ऊपर लेके जाएंगे x पे पावर -हाफ, इसी फॉर्मूले से डिटेल जब करोगे तो इसका वैल्यू होगा 2√x, ठीक है। याद कर लो कि 1/√x का 2√x होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, सही है। उसके बाद बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल, पहला हम बोल रहे हैं कि साइन x का इंटीग्रल, फिर बोल रहे हैं डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रल। साइन x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होता है -cos x, पहले यूज होगा इसका। फिर है cos x dx का इंटीग्रल, इसका होगा साइन x, ठीक है। फिर यूज होगा इंटीग्रल ऑफ sec² x, tan x, क्यों, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव होता है sec², पता होगा। फिर cosec² का इंटीग्रल, cosec² का होगा -cot x, यही होगा। फिर चलो इसका बता दो, sec x इंटू tan x का, sec x इंटू tan x का होगा sec x, क्यों होगा, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव इतना होता है, ठीक है। अच्छा फिर बता दो इसका cosec x इंटू cot x का, इसका होगा माइनस cosec x, ठीक है। नहीं याद है तो पेज आगे रखना, उससे हेल्प लेना, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये बता दो, ये तो बेसिक वाला हो गया। फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन से आया था कुछ, जैसे tan x का था log ऑफ mod sec x, तो log ऑफ sec x याद कर लो, इसी रूप में यूज करेंगे यहाँ, log ऑफ sec x, ठीक है। अच्छा इसका बता दो, आ रहा है बोर्ड में, ठीक। log ऑफ cot x का, इसका होगा log ऑफ mod sin x, वही होगा, याद कर लो। फिर उसके बाद ये बता दो sec x का, था log ऑफ sec x प्लस tan x, याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक और फॉर्मूला था इसका, क्या था, log ऑफ
tan π/4 प्लस x/2। लेकिन यहाँ ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, जनरली वाला होगा, ऊपर वाला होगा, याद कर लो। उसके बाद ये बता दो, उसके बाद बता दो cosec x dx, इसका इंटीग्रल होगा log ऑफ cosec x माइनस cot x। इसका एक और था x/2 के रूप में, वो भी याद करो, ठीक है। इसका होगा log ऑफ मोड tan x/2। बता दीजिए, इसका बताना। इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस x² dx, इसका क्या है? इसका है साइन इनवर्स x। यूज होगा एक बार ने, कम से कम बहुत बार, याद कर लो। अच्छा, इसका बता दो 1/1 प्लस x² dx, इसका होता है tan इनवर्स x, होगा? तो ये दोनों याद कर लो। अच्छा, उसके बाद कुछ सब्सटीट्यूशन क्या बोल रहे हैं बताओ। इसका क्या पढ़े थे? 1/t dt का इंटीग्रल, इसका क्या था? log ऑफ t, यही था, याद करो। तो ऐसे ना हो कि ऐसे तुमको दिखेगा, ऐसे दिखेगा। देखो जितना भी बात बोल रहे हैं बीच में हम यूज करेंगे और डायरेक्ट करेंगे बिना बोले हुए, ठीक है। अगर कभी ऐसे रह जाए, ऊपर मान लो 2x हो और नीचे हो x² + 1 dx, बस। तो बता दो जो नीचे है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है। देखो x² का डिफ्रेंसिएशन, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, 1 का 0। तो इसका हूबहू ऊपर डेरिवेटिव जब रहता है तो याद करो ना, सब्सटीट्यूशन जब लगाओगे, इस चीज़ को जब t मानोगे तो ऊपर पूरा क्या बन जाएगा? dt, यही बनेगा ऐसे, dt/t। देखो x² + 1 को t मान रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? log ऑफ मोड t, यही होगा। और t को फिर वापिस हटा के क्या करोगे? log ऑफ x² + 1, यही लिखोगे ना। तो इतना करेंगे ना, डायरेक्ट हम इसका यूज करेंगे बिना बोले हुए। और कभी ऐसे रह जाए, कभी ऐसे हो, ऐसे मान लो कभी ऐसे हो, तो सबसे पहले हम इसको सेट करेंगे इसके पहले वाले के रूप में। मतलब नीचे कितना है? x² + 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। तो इसको 2 से अपने मन से गुना करेंगे, 1/2 से भाग देंगे। डिटेल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। इसके बाद क्या लिखोगे? 1/2 log ऑफ x² + 1, यही लिखेंगे। अरे पॉजिटिव नंबर इसीलिए मोड नहीं दिए, ब्रैकेट दे दिए। इसके बाद और क्या याद रखना है? तो और ही याद रखना है, बता। देखो मान लो कभी ऐसे हो, मान लो कभी ऐसे हो, देखो यहाँ x/x² + 1 और प्लस 1/x, यहाँ है dx, ऐसा कभी हो। तो इसको अलग अलग करेंगे, इसका इंटीग्रल अलग और इसका अलग। तब पहले स्टेप में तो ऐसे करोगे, x/x² + 1 dx और प्लस 1/x dx, बिल्कुल करेंगे ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब बता दो अपने मन से इसको 2 गुना, क्यों? नीचे का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब बाहर कितना? तो ये 1/2 log ऑफ x² + 1, इसका क्या होगा? log ऑफ x, हो सकता है, सही है। अच्छा, इसका बता दो e⁻x dx का, e⁻x का इंटीग्रल होता है e⁻x, यही होता है। कभी अगर e⁻−x रह जाए तब बस x में गुना किससे? माइनस में। तो e⁻−x करना और नीचे क्या भाग देना? -1 से। इस बात को याद कर लो। और कभी ऐसे रह जाए तब तो e⁻2x होगा बटा में, और यहाँ अगर माइनस रहेगा तो नीचे -2। उम्मीद करते हैं समझ गए होगे, ठीक है। क्या होता है वो बता दो। 2 फंक्शन जब गुना में रहता है तो उसका इंटीग्रल का रूल क्या होता है? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जिसको बोलते हो। तब पहला फंक्शन बाहर, और याद करो यू को कैसे डिसाइड किए थे? आइलेट से, ILATE, इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो इसमें जो पहले आएगा उसको यू मानना, जो बाद में आएगा उसको टी। ऐसे ही कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, को ऑब्जर्व करना कि किसका डेरिवेटिव निकालना आसान है उसको यू मानना, जिसका इंटीग्रल निकालना आसान है उसको भी मानना। लेकिन इसी पर जनरली सेट हो जाता है। तब बताओ क्या करेंगे? पहले तो यू भी डिसाइड कर लेना। अब इसका इंटीग्रल करने के लिए यू को बाहर, फिर गुना में भी का इंटीग्रल कर दिए, फिर बीच में माइनस, बड़ा वाला इंटीग्रल, फिर पहले वाला फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या करेंगे? du बटा और गुना में दूसरे का इंटीग्रल का होल इंटीग्रेशन, यही। तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स याद होगा, उम्मीद करता है। अच्छा, एक बात और याद कर लो, एक बात और याद करना, पहले भी बताए थे, बताना। अगर कभी एक फंक्शन अलजेब्रिक हो, x मान लो x है, और एक फंक्शन अगर e⁻x हो,
तो इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे बताओ। तो याद कर लो कि इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तब फाइनली इतना आएगा, याद कर लो। अब बोलो क्यों? क्योंकि बहुत बार आएगा, 5-6 बार आएगा, तो हर बार नहीं करेंगे, एक बार करेंगे और फिर डायरेक्ट। याद कर लो कि x गुना e टू द पावर x का इंटीग्रल इतना होता है। देख लो x गुना e टू द पावर x और माइनस में e टू द पावर x होगा। कैसे करते हैं डिटेल देखो, लेकिन याद कर लो, रिजल्ट याद करना है। फिर बोल रहे हैं देखो, फिर बता ILATE में देखो, ई है अलजेब्रिक, अलजेब्रिक आई क्या है एक्सपोनेंशियल। बेस में जब कांस्टेंट हो, पावर में वेरिएबल तो वो एक्सपोनेंशियल। अब बेस में अगर वेरिएबल और पावर में कांस्टेंट तो वो अलजेब्रिक। ठीक है, तो ये है तुम्हारा अलजेब्रिक। ये तब पहले कौन आया अलजेब्रिक, तो इसको यू मानो, इसको चलो यू बाहर कर ली, यू को बाहर, v का इंटीग्रल, तो e टू द पावर x का इंटीग्रल, e टू द पावर x कर दिया इंटीग्रेशन, फिर बीच में माइनस, पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 गुना दूसरे का इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, आई एक बार फिर और इंटीग्रेशन, यही करेंगे ना। अब बताओ x e टू द पावर x माइनस 1 गुना e टू द पावर x मतलब e टू द पावर x, e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर। फिर बोल रहे हैं, वापस बोल रहे हैं, याद कर लो कि इसका इंटीग्रल इतना आएगा। ठीक है, जब आएगा तो डायरेक्ट कभी कभी यूज करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा एक बात और बताए थे, अगर दो फंक्शन गुना में हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो एक एक्सपोनेंशियल हो, याद करो। अगर मान लो कि एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, ऐसे 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 e टू द पावर माइनस एक्स लिए हैं, e टू द पावर x नहीं लिए हैं। जब भी एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक और एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल, तब कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन मत करना, उसको अलग से करना, उसको आई मान लेना। अगर मान लो बीच में कभी ऐसे आ गया तो लगातार इंटीग्रेशन मत करना। क्यों? क्योंकि रिपीट करता है, बताए थे हम। अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक एक्सपोनेंशियल होता है, रिपीट करता है, दोबारा ही आ जाता है, जिसको आई लिख देते हैं, याद करो। तो इसको आई मानेंगे तो बताओ ILATE, तब बताओ ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, टी आई एक्सपोनेंशियल है, आईलेट में सबसे लास्ट में ही आया, तब बताओ इसको यू मानो, इसको टी करो इंटीग्रेशन, यू बाहर, यू बाहर कर लिए, इसका इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर माइनस एक्स, x में -1 से गुना है तो -1 से भाग होगा, यही करते थे ना। अब बीच में फिर माइनस, फिर बड़ा वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले वाला फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होगा cos x, हो गया, लिख दे। और फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल गुना में। ठीक है, तो दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल तो हम पहले से किए हुए थे, देखो यही आएगा कितना, e टू द पावर माइनस एक्स बटा आपका होल इंटीग्रेशन, याद करो ऐसे होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा ये बता दो, ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ऐसा करो माइनस वाले को बाहर कर लो, तो हम इसी स्टेप में मिटा के कर देते हैं। यहाँ क्या बना दें, प्लस, देख लो। अब यहाँ देखो फिर से दो फंक्शन गुना में है, फिर से, तो फिर से लगाओ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करो, तो ये माइनस को ऊपर लिख देते हैं, माइनस साइन एक्स गुना e टू द पावर माइनस एक्स, फिर है बताओ ब्रैकेट में रखो, u बाहर, u कौन है cos x, v का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स बटा -1, फिर बीच में बस इंटीग्रेशन बाई पार्ट से लगा रहे हैं। पहले का डेरिवेटिव बता दो, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव पूछ रहा है, इंटीग्रल नहीं पूछ रहा है। और फिर दूसरे का इंटीग्रेशन, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स -1 और तो माइनस 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 प्लस, सही है ना। तब माइनस माइनस प्लस जैसे ही करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, होगा। अब वापिस से देखो, ये वही है जो शुरुआत में था, देखो यहाँ वही है जिसको हम क्या माने थे। तो अगले स्टेप में ये पूरे को हटा के क्या लिखोगे, आई लिखोगे, नहीं लिखोगे। अब आप देखो आगे प्लस है और इधर देखो आई है, तब माइनस आई इधर आके प्लस आई हो जाएगा, तो 2i हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में 2 को उधर भागा देना तो आई का वैल्यू निकल जाएगा। याद क्या रखना है, जब एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल, तब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स डायरेक्ट मत लगाना, अलग से निकालना आई मान के। क्यों? क्योंकि रिपीट करता है। ठीक है, वीडियो को थोड़ा रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रल 2 रूट एक्स देख लो, पहचान लो नीरज बाबू, 1/x dx का इंटीग्रल बोलो, log ऑफ x, log ऑफ मोड x, सही है, बैठ जाओ। 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रल बताओ, 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रल
-1/x, यही है ना। चलिए बोलिए संटू बाबू, बोलो sec² x का इंटीग्रल sin x कि tan x? tan x बोल रहा है। अच्छा सही बोल रहा है tan x। संदीप बोलो cosec² x का इंटीग्रल, बट खुट्टी में टांग देंगे तुमको, -cot x, सही है ना। बताओ कभी अगर ऐसे देख लेना एकदम गौर से देखना, एकदम गौर से, उतना भी गौर से मत देखना। मान लो e पर पावर tan इनवर्स x कभी रह जाए, अगर कभी e पर पावर tan इनवर्स x रहे और गुना में यहाँ ऐसे रहे tan इनवर्स x और नीचे रहे 1 + x² dx, अगर ऐसे रहे और इसका इंटीग्रेशन निकालने का जरूरत पड़े, तब क्या हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, और लगाएंगे तो किसको मानेंगे? मन में सोचना, जब पूछे जिंदा है ना। पूरा बोरिंग लग रहा है रोके बाबू। देखो सबसे पहले बताओ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस होगा ना, और x का dx। चलो यहाँ देखो तो क्या ये बटा में 1 + x² है? सोचो अगर हम इस पावर वाले को tan इनवर्स x को कुछ z मान ले, अगर इसको z मान ले, सोचो किसको मानना है? देखो tan इनवर्स, इसको हम सोल्व कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं का है बीच में आएगा, कितने सवाल में? लगभग 5 सवाल में। तब बीच में 5 सवाल में आएगा तो 5 में सोल्व करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे बिल्कुल। बताओ सबसे पहले तो tan इनवर्स x को क्या मान लेना? इसको z मान लेना या t मान लेना, जो भी मानना होगा। अगर इसको मानोगे तो फिर डिफ्रेंशिएट करोगे, तो दोनों और डिफ्रेंशिएट करोगे तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस पार्शियली कर रहे हैं x का dx, z का dz, यही करोगे ना। अब देखो तो dx भी है और 1/1 प्लस x² भी है, तब वापिस से एक में जाके और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू रखना। किसका वैल्यू रखोगे? tan इनवर्स x के जगह पे z रख देना और इसके जगह पे dz रखना। रखो तो x है, बताओ एक में अगर रखोगे तो बताओ क्या होगा? i का वैल्यू, पहले इसका वैल्यू बता दो, इसका वैल्यू है z गुना e⁻ z, आई जो dx बटा में बचा 1 + x², उसका वैल्यू क्या है? dz। आप बताओ इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स है क्या? आई इसका बोलो, हम फॉर्मूला नहीं बोले कि फॉर्मूला के रूप में याद कर लेना, हम इसका बोले थे कि नहीं बोले थे? बताओ बोले थे कि इसको याद कर लो, क्या आएगा बताओ? x e⁻x - e⁻x। तो जब आएगा तो सवाल में डायरेक्ट यूज करेंगे ना, समझ पाओगे ना कि कैसे हुआ। तो बताओ इसको यू मानो, इसको इंटीग्रेट कर दो, करोगे तो कितना आएगा? z e⁻z - e⁻z। अगले स्टेप में e⁻z को कॉमन ले लेना, क्या होगा? z-1 और वैल्यू रख दो z का, तो क्या होगा z का वैल्यू? tan इनवर्स, तो e⁻tan इनवर्स x, यहाँ tan इनवर्स x माइनस। तो जब ऐसा सवाल आएगा तो फिर हिचकना मत, तुमको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे होगा, और नहीं तो फिर तब तो दिक्कत है। किताब निकालिए, आज पूरा सिर्फ सवाल बनाएंगे क्या, उसी पर कंसंट्रेट करेंगे, बाकी क्या कौची कैसे होता है वो बाद में, ठीक है? सवाल पे चलेंगे। किताब निकालिए, एक्सरसाइज 23.7, x dy/dx -3y बराबर x², यही है। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस करना है। अच्छा, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप का होता है dy/dx प्लस p गुना y, देखो यहाँ y तो यहाँ y बराबर q। इस रूप का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो उसको बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण है, जहाँ पर x और y जो x p और q जो होगा वो x का फंक्शन या फिर कोई कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब वो किसी का भी फंक्शन माना जा सकता है। तो याद कर लो कि p और q जो होगा या तो कांस्टेंट या तो x का फंक्शन होगा। पहचान लो dy/dx, यहाँ y ऊपर है तो यहाँ y रहेगा। अब p और q इसका फंक्शन होगा, इसका देख लो। तो देखो क्या इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कुछ भाग देके या गुना करके या जोड़ के घटा के क्या इस रूप में लाया जा सकता है क्या? बस सोचो, यहाँ dy/dx है, एक्स्ट्रा क्या है इसके साथ x। देखो यहाँ x नहीं चाहिए हमको, इस x को हटाने के लिए दोनों ओर x से भाग दे देना, इधर भी और उधर दोनों ओर x से भाग दो,
ठीक है। तो अगर x से भाग दोगे तो देखो इस पूरे में x से भाग देंगे, इसमें भी किससे भाग देंगे, तो अगर x से भाग दोगे तो इतना बाई x कितना होगा, dy बटा dx, x कट जाएगा। देख लो इसमें जब x से भाग दोगे तो x कट जाएगा, dy बटा dx बच गया, माइनस फिर यहाँ कितना है 3y बटा x बराबर एक x कट जाएगा, क्या बच जाएगा x। अभी देखो ये dy बटा dx, हम फिर बोल रहे हैं पूरा मेन कंसंट्रेशन क्या है कि सवाल कैसे बनाया जाए, बस उस पर गौर करना। देखना देखो ये हमको क्या चाहिए बाई, अब बाई के साथ में जो भी रहेगा वो क्या रखना ब्रैकेट में, और यहाँ प्लस रखना। तो देखो बाई के साथ में एक्स्ट्रा में क्या है -3 बटा x, तो पहले तो यहाँ प्लस दे दो, अब प्लस दे रहे हो ब्रैकेट में रख दो -3 बटा x लिख दिए, और गुना क्या बाई बराबर क्यू। अब देखो क्या इस रूप का है, क्या देखो इस रूप का है कि नहीं, dy बटा dx प्लस p गुना बाई बराबर क्यू। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना, यह रैखिक अवकल समीकरण, यह रैखिक अवकल समीकरण dy बटा dx प्लस p गुना बाई बराबर q के रूप का है। एक लाइन लिख देना है कि दिस इज ऑफ द फॉर्म dy बटा dx प्लस p गुना बाई बराबर q, इस रूप का है, जो कि क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अच्छा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये तो समझ गए। अब इसके बाद सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है, क्यों करेंगे इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं पूरा चैप्टर खत्म करेंगे उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले सोल्व करने के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है फिर बोल रहे हैं मत सोचना, बस अभी याद कर लो, ठीक है। तो सोल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, देखो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्ट में लिखे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं अवकल गुणांक, ठीक है। अच्छा अवकल गुणांक नहीं, समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस वाले का याद कर लो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इतना होता है e टू द पावर p dx, ऐसे याद करो। इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना होता है, याद कर लो। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्या करेगा, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देगा और तुमसे बोलेगा कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 4 ऑप्शन देगा, तो तुमको निकालने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पहले तो फॉर्मूला याद कर लो कि इस टाइप का जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, किस टाइप का, dy बटा dx टाइप का, dx बटा dy वाला ना, अगर dy बटा dx प्लस p गुना y बराबर q के रूप का है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e टू द पावर p dx, ठीक है। अच्छा बोलो e रख दिए, p देखो क्या है इसमें, देखो कंपेयर करो इसको इससे कंपेयर करो, बताओ p क्या है -3 बटा x और q क्या है x। तो यहाँ पर p का वैल्यू रखो तो p कितना है -3 बटा x और यहाँ dx, सही है। बोलो ये -3 कहाँ आ जाएगा, -3 बाहर, देखो ई है, आई के पावर में है, ये -3 कहाँ, -3 जैसे ही बाहर करोगे बचेगा 1 बटा x। अब 1 बटा x का इंटीग्रेशन करना है तो बताओ क्या होगा, 1 बटा x का इंटीग्रल log x, तो यहाँ क्या लिखोगे log x कर दिए। अब बताओ ये -3 कहाँ जाएगा, ये गुना में, देखो ये -3 कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा, किसके पावर में, x के पावर में। तो अगले स्टेप में क्या होगा, e टू द पावर log x पे पावर -3 होगा कि नहीं होगा। और अभी बताओ ये बेस में कितना है e, और log का बेस कितना पावर रहता है e। तो हम प्रॉपर्टी बताएं log का कि अगर सेम हो जाए तो कितना के बराबर होगा, x पे पावर -3, x पे पावर -3 को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल लिए, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकाल लिए तो अब याद करो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो याद कर लो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन वो इसके द्वारा दिया जाएगा, इससे किससे, देखो बाई गुना, अपने मन से लिखना क्या, बाई, जब dy बटा dx रहेगा तो बाई, और जब दूसरे टाइप वाला डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा कौन सा, dx बटा dy वाला तो x, ठीक है। तो यहाँ लिखना बाई गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक फॉर्मूला है सॉल्यूशन का, याद कर लो, पहले तो याद कर लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है और फिर सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन होगा इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बाई गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर इंटीग्रेशन। यहाँ लिखना q का मतलब ये वाला q, x का फंक्शन था, कौन है
एक्स है, देखो क्यू है एक्स और पी कौन था -3/x, तो क्यू गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ लिखना dx और प्लस यहाँ लिखना c। यही सॉल्यूशन होता है इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस वाले लीनियर डिफरेंशियल। याद होगा, याद कर लो पहले एक बार कि सॉल्यूशन क्या होगा, y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल प्लस c। अब वैल्यू सबका रख दो, बोलो y गुना, बोलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल के आया 1/x³ लिख दिए बराबर q देखो कितना है, देखो q यहाँ x गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x³ dx प्लस c। बोलो ये x से कटेगा कितना बचेगा, तो यहाँ तो बचा y/x³, देखो LHS में बटा y/x³, इधर x² बचेगा, तब 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x² का होता है -1/x और प्लस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत कर सकते हो तो एक्स क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स ऊपर चल जाएगा, तब -x³ बटा x और प्लस x³ c से गुना होगा था c गुना x³। अभी x कट जाएगा तब y बराबर क्या हो जाएगा -x² प्लस c x³, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक पाँचवा देखो कितना है, देखो x गुना dy/dx प्लस 2y बराबर x² log x, यही है ना, ठीक है। बताइए, बताओ सबसे पहले देखो यहाँ dy/dx के साथ गुना में क्या है, दोनों और x से भाग दे दो, x से भाग देने पर यहाँ क्या बचेगा, इसमें जब x से भाग दोगे तब 2x गुना y, इधर जब x से भाग दोगे तब, अब जरा गौर से देखो 21 रूप का है, dy/dx प्लस p गुना y बराबर q, दिख गया कि नहीं दिखा, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस p गुना y बराबर q, वेयर जहाँ बोल दो, जहाँ p बराबर क्या है 2/x है एंड q बराबर x log, इस रूप का है, इसीलिए क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसीलिए दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बता चुके हैं कि नहीं, बताओ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप का जब रहता है तो हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो, इसीलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या होगा, अच्छा ये ऑप्शनल है, तुमको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है उसे, ठीक है, लेकिन ये पहचानने के लिए आना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तब बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर में क्या लिखोगे p dx। अच्छा dx क्यों, क्योंकि p x का फंक्शन है, x का फंक्शन रहेगा p, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो बताओ e टू दी पावर p देखो कितना है, p देखिए कितना है 2/x, यहाँ भी लिख चुके हैं कितना 2/x dx। बताओ 2 कहाँ जाएगा, 2 आएगा बाहर, अब बचेगा कितना 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। अब बताओ क्या करेंगे, बताओ ये गुना में 2 है, ये गुना में 2 कहाँ जाएगा पावर में जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर log x², होगा कि नहीं होगा। अब बताओ बेस log का कितना छिपा हुआ होता है e, तो देखो ये मिल रहा है, यहाँ भी बेस e और log का भी बेस e, तो कितना वैल्यू आ गया x²। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा इस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, अब बोलेगा बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो इतना निकाल के आंसर बोल देना, ठीक है। अच्छा अब बताओ सॉल्यूशन, तो लिखो सॉल्यूशन इज गिवन बाई, सॉल्यूशन दिया जाएगा किससे, बोलो किससे, यहाँ लाइन खींच देता है, बताओ फॉर्मूला क्या है, दिख रहा है, हाँ आ रहा है ना, y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक बराबर q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यहाँ dx प्लस c, लिखो रख दो वैल्यू y गुना, बोलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x², रख दो x² बराबर q कितना है, देखो q है x log x, ऊपर मत देखना
यहाँ मत देख लेना एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, स्टैंडर्ड रूप में जब आ जाएगा वहाँ देखना कितना है एक्स लॉग एक्स, और गुना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर है यहाँ डी एक्स प्लस, यही होगा ना। ठीक है, इसके बाद का सोल्यूशन यहाँ करते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं, देखना बताना बाई गुना क्या है, बोलो एक्स में जब एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब, और क्या है लॉग एक्स। तो ऐसा कहते हैं लॉग एक्स को पहले लिख देते हैं और एक्स क्यूब को बाद में लिखते हैं। आप बताओ दो फंक्शन गुना में है, एक फंक्शन है देखो u और एक फंक्शन है v। अब आइलेट में देखो पहले कौन आता है, लॉग आता है कि अलजेब्रिक आता है, आई एल का मतलब लॉग। तो इसको u मानना, इसको और इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से लगाओ, u बाहर कर देना बाहर। अब v का इंटीग्रेशन, बोलो इसका इंटीग्रेशन x पे पावर 4 बटा बीच में माइनस, बीच में माइनस, सही है ना। उसके बाद इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएट 1/x, और दूसरे का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल x पे पावर 4 बटा 4 dx प्लस, बोलो यहाँ पर x क्यों इसलिए लिखे ना, बाहर में एक x यहाँ था, यहाँ पर यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, ये तो गलती है। चलो सही है। चलो इसके बाद बता दो बाई गुना एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ है एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 4 बटा 4 लॉग एक्स माइनस, बोलिए एक एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स क्यूब। पहले तो 4 को कर लो बाहर, कर लिए बाहर, कर लिए बाहर, बचा कितना और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पे पावर 4 बटा 4 प्लस सी, सही है। चलो ये एक्स स्क्वायर गुना में उधर जाके भाग में, तो बचेगा कितना बाई बराबर ई एक्स स्क्वायर से भाग दे दो, तो भाग दोगे तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बटा 4 लॉग एक्स। ई एक्स स्क्वायर का भाग इसमें भी दो तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा बटा में 16 और प्लस सी पे बटा में कितना आएगा एक्स स्क्वायर, आई एक्स स्क्वायर ऊपर आके एक्स पे पावर -2, यही बचेगा ना। इसके बाद बहुत कर सकते हो तो ये दोनों में कॉमन ले सकते हो या फिर एलसीएम ले लेना, ठीक है। तो यहाँ 4 है और यहाँ 16 है, तो एलसीएम लोगे तो 16, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना, वही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। उतार सेक एक्स गुना डी वाई बटा डी एक्स बराबर बाई प्लस, देखो सबसे पहले तो पहचानो क्या यह सवाल वेरिएबल सेपरेबल का है। सोचो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, बस ऊपर लिखेगा सोल्व, हल करो। तो सबसे पहले पहचानो क्या ही वेरिएबल सेपरेबल का है। एक्स वाले को एक साथ और वाई वाले को एक साथ कर सकते हो, करके देखना नहीं होगा। क्या होमोजीनियस है क्या, तो होमोजीनियस करने के लिए क्या करते हैं, सोचो होमोजीनियस करने के लिए क्या करते हैं डी वाई बटा डी एक्स को एक साथ रखते हैं और बाकी सबको दूसरी ओर करते हैं। अब तीसरा सोचना कि क्या यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण। तो रैखिक अवकल समीकरण किस रूप का होता है, अगर इस रूप का आ जाए डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी गुना वाई बराबर, जहां पी और क्यू किसका फंक्शन होगा एक्स का फंक्शन होगा, तो क्या इस रूप में लाया जा सकता है क्या। बस सोचो, देखो डी वाई बटा डी एक्स के साथ में क्या है सेक एक्स, तो ऐसा करो पूरे में सेक एक्स से भाग दे दो। पूरे में जब सेक एक्स से भाग दे दोगे या फिर बोलो कॉस एक्स से गुना कर दो। अगर पूरे में कॉस एक्स से गुना करोगे तो देखो सेक में जब कॉस से गुना होगा तो क्या बन जाएगा 1, तो गायब हो जाएगा सेक। या तो पूरे में सेक से भाग दे दो ना तो कॉस से गुना कर दो, ठीक है। चलो भाग देते हैं सेक एक्स से, तो सेक से भाग दिए तो ये खत्म हो गया। इसमें जब सेक से भाग दोगे, देखो इसमें जब सेक से भाग दोगे तो बाई बटा सेक एक्स, और इसमें जब सेक से भाग दोगे तो साइन बटा सेक एक्स। देख लो अच्छे से क्या किए हैं, लिख दें कि समझ जाओगे, यहाँ समझ जाओगे कि देखो डी वाई बटा डी एक्स के साथ जो है उसे दोनों ओर भाग दे दी। चलो अब बता दो, ये डी वाई बटा, बोलो ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा कॉस बनेगा। सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, और कॉस इधर आके क्या होगा माइनस कॉस एक्स। यहाँ क्या है देखो भाई, देख लो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा कॉस एक्स बाई, और कॉस एक्स बाई इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। देखो हमको यही चाहिए ना, डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी गुना बाई और बराबर क्यू, तो क्यू कौन है
साइन एक्स है और सेक एक्स ऊपर जाके कॉस एक्स हो जाएगा। अब बताओ ये किस रूप का है? देखो क्या है, देखो यह रैखिक अवकल समीकरण, यह रैखिक अवकल समीकरण dy बटा डी एक्स प्लस पी गुना वाई बराबर क्यू के रूप का है। लिख दिए, है कि नहीं है? देखो जहां p बराबर है माइनस कॉस एक्स और q बराबर नहीं लिखोगे? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बताओ सोल्व करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले समाकलन गुणांक निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर, बोलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx। तो e टू द पावर p, देखो p कितना है? देखो p कितना है? माइनस कॉस एक्स डी एक्स। बोलो e तो आ गया, माइनस कहाँ आएगा? माइनस जब बाहर आएगा तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लस में साइन एक्स, लेकिन आगे एक माइनस भी है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब लिखना हल, इसीलिए हल क्या होगा? बोलो हल क्या होगा? बाई गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नहीं याद है? बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब तक तो याद हो गया होगा, डी एक्स प्लस सी। तो रख दो बाई गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू रखो e टू द पावर माइनस साइन एक्स रख दी बराबर q गुना, q का वैल्यू देखो यहाँ, देखो यहाँ इसको एक मान लो, दिक्कत यहाँ लिख दो एक का हल, एक का हल। चलो समीकरण एक का हल बताओ क्या होगा? बाई गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का देख q कितना है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स गुना e टू द पावर माइनस साइन एक्स, और यहाँ क्या है? यही है ना। अब देखो e के पावर में है साइन एक्स, सब्सटीट्यूशन लगाएं कि नहीं लगाएं? किसको माने? या तो माइनस साइन एक्स को मान लो, नहीं तो फिर साइन एक्स को मान लो। तो सोचो, फिर लिख के नहीं करेंगे, फिर बोल रहे हैं इस साइन एक्स को हम जेड मानने वाले हैं। तो साइन एक्स को जब जेड मानोगे तो रफ पे सोचो, देखो साइन एक्स बराबर जेड अगर मानोगे, सोचो साइन एक्स को अगर जेड, तो डी एक्स यहाँ है तो डी एक्स को डी जेड में बदलने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। याद करो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो बताओ क्या होगा? साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स बराबर, हाँ देखो कॉस एक्स डी एक्स है कि नहीं है? देखो यहाँ ये कॉस एक्स है यहाँ, लेकिन एक साइन एक्स बच गया, तो बताओ क्या लिख दे इसको? बोलो इस साइन एक्स को क्या रखा? देख लो गुना e टू द पावर क्या है? e टू द पावर माइनस जेड, क्या बच गया? बच गया कॉस एक्स डी एक्स, जिसका वैल्यू उम्मीद करते हैं समझ गए हो गई, ब्रैकेट में लिख दिए कि क्यों क्या। यहाँ कितना है? बाई गुना ई टू द पावर, सही है ना कि गड़बड़ है? ठीक है ना? ठीक है, ठीक नहीं रहेगा तो बताना। यहाँ बाई गुना ई पर पावर, इसका इंटीग्रेशन वही पार्ट्स लगाओ, आई एल ए टी ई। देखो ये क्या है? अलजेब्रिक। ई क्या है? एक्सपोनेंशियल। तो यू किसको माने? अलजेब्रिक वाले को। तो यू बाहर, देखो यू बाहर, इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस जेड बटा माइनस वन, देख लो अच्छे से। फिर है बीच में माइनस, फिर बड़ा वाला इंटीग्रेशन, जेड का डेरिवेटिव डी, जेड का डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में वन, इसका इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस जेड बटा, देखो हम चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ही डिस्कशन कर चुके कि सारे का यूज होगा। ठीक है, बताओ कितना हो गया? बाई गुना ई पर पावर माइनस साइन एक्स बराबर, ई माइनस को इधर कर लो तो माइनस जेड गुना ई पर पावर माइनस जेड। ई बताओ माइनस कहाँ है? ई माइनस माइनस प्लस, बोलो ई पर पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन किसका? ई टू द पावर माइनस जेड का क्या होगा? अब बटा माइनस वन, सही है ना? ठीक है, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन छूट रहा है यहाँ, देखो सी, यहाँ कितना? सी, सी, सी तो आएगा ही ना। चलो बोलो क्या हो गया? बाई गुना ई पर पावर माइनस साइन एक्स बराबर माइनस जेड ई पर पावर, ई माइनस प्लस ई पर पावर प्लस सी, सही है। अब जेड का वैल्यू रख दो, ठीक है,
बोलिए बाई गुना ई पर पावर माइनस साइन एक्स बराबर, दोनों में कॉमन ले लो, कितना कॉमन, एक तो माइनस कॉमन और एक ई टू दी पावर माइनस जेड कॉमन, तब माइनस जेड में जेड का वैल्यू तुम रख दो, तो कितना बताओ, जेड का वैल्यू कॉमन ले ली दोनों में, क्या बचा यहाँ से बचा जेड, माइनस तो कॉमन ले लिए, एक बचा जेड, तो जेड का वैल्यू और यहाँ से बचेगा 1 प्लस सी। लेकिन इस रूप में जनरली आंसर नहीं देगा, हम बता चुके बाई बराबर देगा। तब बताओ ये वाला चीज़ को क्या करोगे, भाग में जब करोगे तो इसके भाग में भी होगा और इसके भाग में भी होगा, तो इसके जब भाग में होगा तो ये वाला कट जाएगा कि नहीं होगा, तो क्या बचेगा बताओ, बाई बराबर ई टू दी पावर माइनस साइन एक्स से भाग दोगे तो यहाँ तो एक माइनस बचेगा और ये कट जाएगा, क्या बचा साइन एक्स प्लस 1 और यहाँ से बचेगा प्लस सी, और सी के भाग में क्या होगा ई टू दी पावर माइनस साइन एक्स, तो जो माइनस साइन है ऊपर जाके प्लस साइन बन जाएगा, तो ई पर पावर साइन एक्स हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छे रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले शुरुआत में ही बोले थे दो प्रकार का रहेगा, एक होगा डी वाई बटा डी एक्स का और एक होगा डी एक्स बटा डी वाई पे। तो इसको अगर तुम डी वाई बटा डी एक्स पे सेट करने का प्रयास करोगे ना, तभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा ही नहीं। करके देखो, पहले कर लेते हैं उसके बाद डी एक्स बटा डी वाई। मतलब अगर एग्जाम में या कभी भी सवाल बनाने का है, लगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो सकता है, तो डी वाई बटा डी एक्स पे सोचना नहीं होगा तो डी एक्स बटा डी वाई पे भी सोच लेना। हो सकता है कोई सवाल डी एक्स बटा डी वाई पे हो, तो डी वाई बटा डी एक्स वाला तो सीधा दिखता है, जबकि अगर कोई सवाल अगर डी एक्स बटा डी वाई पे रहे तो उल्टा होगा। अच्छा, अंतर कुछ नहीं है, जैसे डी वाई बटा डी एक्स में बनाए हैं वैसे ही डी एक्स बटा डी वाई वाला बनाएंगे, बस जहाँ जहाँ वाई रहेगा वहाँ वहाँ एक्स और जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ वाई, बस रिप्लेस कर देना एक दूसरे को। चलो देखते हैं, यहाँ पहले डी वाई बटा डी एक्स पे सोचते हैं। देखो एक्स माइनस वाई स्क्वायर यहाँ डी वाई, आई क्वान्टिटी उधर जाके माइनस में तो ये हो जाएगा माइनस बराबर में माइनस वाई डी एक्स। चलो डी एक्स इधर गुना में इधर आकर भाग में तो ये हो गया डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ माइनस वाई, आई क्वांटिटी नीचे जाएगा। जरा एक बात बताओ, नीचे दो टर्म है जबकि ऊपर एक टर्म है, नीचे दो टर्म और ऊपर एक टर्म, भाग तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऐसे रहता, ऊपर में ऐसे रहता, सोचो ये जो नीचे में है ये ऊपर रहता और माइनस वाई अगर नीचे रहता तब तो अलग दे देते। देखो तब तो अलग अलग कर सकते थे, कैसे, एक्स को वाई से भाग और इसका इससे भाग हो जाता, होता कि नहीं होता बताओ। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में नहीं आ सकता है डी वाई बटा डी एक्स के रूप में, ये आएगा किसके रूप में, डी एक्स बटा डी वाई के रूप में। तो इसको क्या करो, अच्छा ये ऑब्जर्वेशन कैसे पता चलेगा तुमको, प्रैक्टिस से जितना सवाल बनाओगे तुरंत दिखेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट टाइप का है कि सेकेंड वाले टाइप का है। तो देखो इसको पलट दो दोनों, जैसे ही पलटोगे तो ये क्या होगा, डी एक्स बटा डी वाई, जब इधर पलटे हो तो उधर भी पलटो, कितना होगा बताओ, माइनस एक्स बटा वाई स्क्वायर। अच्छा माइनस यहाँ माइनस लिख दो और नीचे में वाई, अलग अलग कर दो, ये डी एक्स बटा डी वाई अलग अलग करो। देखो माइनस एक्स का भागा 22 से तो क्या होगा, माइनस एक्स बटा और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर का भाग 22 से कितना हो गया। अच्छा ये देखो डी एक्स बटा डी वाई है, डी एक्स बटा डी वाई, तो दूसरे टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे था, डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी गुना, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स, जहाँ जहाँ वाई वहाँ वहाँ एक्स और जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ वाई, बदल दो बस, कुछ मत करो। देखो पहले टाइप का क्या था, डी वाई बटा डी एक्स प्लस क्या था, पी गुना वाई बराबर क्यू, इसी रूप का था ना। तो जहाँ जहाँ वाई है उसको एक्स में बदलो और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई बदलो। तो देखो यहाँ वाई था, ये एक्स बराबर क्या हो गया बताओ, यहाँ पर पी और क्यू किसका फंक्शन होता था, एक्स का, जबकि यहाँ पी और क्यू किसका फंक्शन होगा, वाई का होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बताओ इस टाइप का अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अगर इस प्रकार का रैखिक अवकल समीकरण हो तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, पहले बताओ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर था ई पर पावर पी डी एक्स, यही था ना। पी किसका फंक्शन था, एक्स का,
लेकिन इसका इस टाइप का रैखिक अवकल समीकरण जब रहेगा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसका होगा e टू द पावर p। p तो होगा लेकिन यहाँ p जो होगा वो y का फंक्शन होगा, तो यहाँ पर क्या करोगे, बस अंतर यही है। ठीक है, सही समझ गए। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या था, इस वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c, यही था ना। कुछ मत करना, p और q को तो वैसे ही रखना, लेकिन ये y को बदल देना। y को किस में बदलना बताओ, इस वाले का सॉल्यूशन क्या होगा, x गुना y की जगह पे x अगुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q तो q रहेगा, ये मत बोलना q को p में बदलना, ऐसा कहाँ बोले। बताओ यहाँ q किसका फंक्शन है, x का कि y का, यहाँ y का फंक्शन है। ठीक है, और क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका फंक्शन रहेगा, इंटीग्रेटिंग फंक्शन भी y का फंक्शन होगा, यहाँ x का फंक्शन होगा। तब बताओ यहाँ dx था, यहाँ प्लस, बस अंतर यही है और कुछ नहीं करने वाले हैं इसमें। समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, चलो करते हैं, बोलिए बोलो बताओ। पहले इसको एक तरफ लेके आओ, यहाँ dx बटा dy। अच्छा, एक और तरीके से इस सवाल को हम बनाए थे, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, याद करो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बता चुके हैं, शॉर्टकट तरीका। तो एग्जाम में वैसे बना सकते हो, कोई नहीं रोकेगा तुम, नो वन विल रोक यू। चलो आगे बता दो, ये वाला वैल्यू इधर आके, ये माइनस वाला इधर आके प्लस में, तो बताओ प्लस में होगा तो क्या बचेगा, एक्स अलग कर दो, ये 1/y देख लो, अच्छे से देख लो, इसको इधर किए, आई क्या है भाई। अब देखो ये किस रूप का है, देखो यह रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसके रूप का है बताओ, dy बटा dx प्लस, अच्छा dx बटा dy, dx बटा dy ना प्लस p गुना, देखो यहाँ x है तो यहाँ x आना चाहिए, बराबर q के रूप का है, लिख दोगे ना, जहाँ p और q y का फंक्शन है, इतना और इतना। सबसे पहले बताओ हल करने के लिए क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसीलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर बताओ e पर पावर p dx नहीं बल्कि py, क्यों, क्योंकि p y का फंक्शन है। रखो वैल्यू p का वैल्यू रखिए 1/y dy। बताओ इंटीग्रेशन 1/y का ये क्या होगा, log ऑफ y। बताओ कितना बेस छिपा हुआ है, बोलो ये बेस सेम है कि नहीं है, सेम है। बताओ इसका वैल्यू, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब बोलो सॉल्यूशन क्या होगा, इसीलिए सॉल्यूशन क्या होगा बोलो, y गुना कि x गुना, सॉल्यूशन में उस टाइप में तो करते थे y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें x गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, गड़बड़ मत करना, बराबर q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ dy प्लस, क्या कर रहे हो हैं, क्या मंटू बाबू नहीं मानेगा हैं? अरे हम मानते हैं कि हम पागल हैं, लेकिन इतना भी पागल नहीं कि तुम बात कर रहे हो। बताओ x गुना y इंटीग्रेटिंग फैक्टर y बराबर q कितना है, y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, यहाँ dy प्लस y गुना y, अब y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यू बटा 3 प्लस ये किसका वैल्यू आया, x गुना y का ना। अच्छा चलो y को भाग दे दो उधर, अब बोलोगे वहाँ तो x को दे रहे थे, तो वहाँ y बराबर समथिंग निकाल रहे थे, यहाँ x बराबर समथिंग निकालेंगे। तब बताओ y से भाग दोगे तो x भाग दोगे y का, तब बताओ इसमें जब y से भाग होगा तो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर बटा 3, और जब इसमें भाग दोगे तब c बटा, अब बहुत कर सकता है कि और 3 कॉमन लेके इधर करेगा, एलसीएम लेकर, और ना तो इतना ही छोड़ देगा। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या तो इस रूप का रहेगा, dy बटा dx प्लस p गुना y बराबर, या तो इस रूप का रहेगा, या तो इस रूप का रहेगा dx बटा dy प्लस p गुना x, अच्छा p गुना x बराबर, या तो इस रूप का या तो इस रूप का। अगर इन दोनों रूप का रहेगा तब बना पाओगे ना सवाल, सोल्व कर पाओगे, सॉल्यूशन निकाल पाओगे। लेकिन कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे होते हैं
जो डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं दिखते हैं, उसको रिड्यूस करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ला सकते हो, मतलब खुद नहीं रहेगा। ओरिजिनल सवाल जो दिया हुआ रहेगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं दिखेगा, लेकिन उसको तुम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल सकते हो। सम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या सम डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू अ स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। याद कर लो कि कुछ अवकल समीकरण जो होते हैं वह रैखिक अवकल समीकरण के रूप में नहीं दिखते हैं, लेकिन उसको स्टैंडर्ड मतलब मानक रैखिक अवकल समीकरण में बदला जा सकता है। वैसे अवकल समीकरण को बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब बर्नौली साहब एक महान मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे पढ़ा। अब वो किस रूप का दिखेगा सुनना, किस रूप का दिखेगा, ऐसे दिखेगा सुनना। इसको भी मिटाते हैं, जैसे ही तो रहेगा dy बटा dx प्लस p गुना बाई, ये बाई तो रहेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा में यहाँ पर ये किसका फंक्शन है, x का, मतलब RHS में सिर्फ फंक्शन किसका रहेगा, x का रहना चाहिए, लेकिन x का ना रह के कुछ और फंक्शन तुमको बाई का दिखेगा, ऐसे बाई पे पावर n ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब कोई फंक्शन दिखेगा बाई का। अभी बाई लिखे जरूर है, मान लेना कि वो बाई का फंक्शन है। समझ गए बात को? जैसे हम ऐसे बोल रहे हैं, ये वास्तव में क्या होगा बताओ, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए किसका, x का, और साथ में क्या रहेगा, इसी फंक्शन ऑफ x को p बोले थे हम, और यहाँ क्या रहेगा, x का और फंक्शन, उस फंक्शन को हम gx मान लेते हैं। देखो ये है p, आई gx जो x का फंक्शन है वो वास्तव में q। इतना तो रहेगा ही, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा में यहाँ पर बाई का कोई फंक्शन होगा, ऐसे बाई का कोई फंक्शन, या फिर मान लो कि बाई पर पावर n होगा, ऐसे माने ये एक्स्ट्रा रहेगा। इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसको बोलते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए करना क्या कि इधर RHS में x के फंक्शन के अलावे जो चीज़ रहेगा उससे भाग दे देना, दोनों ओर भाग दे दोगे तो इधर से बाई पे पावर n क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब जैसे ही बाई पे पावर n से भाग दोगे तो क्या बनेगा, देखो ये तो dy बटा dx है, बाई पे पावर n गुना में इधर आके भाग में, या फिर बोलो दोनों तरफ बाई पे पावर n से भाग, तो इधर ये इतना आ जाएगा, देखो इतना आ जाएगा, भाग दे देना इसको हटाने के लिए, दोनों और बाई पे पावर n से भाग दियो तो इसमें भाग देंगे तो इतना, और इसमें जब भाग दोगे तब f ऑफ x तो रहेगा, एगो बाई और भागा में कितना बाई पे पावर n, इधर क्या बचेगा जी, इतना बच गया। अब इसके बाद क्या करना, ये वाला चीज़ पूरा जो जितना होगा ना, ये पूरा चीज़, जैसे ही बाई पे पावर 1 है तो ये नीचे जाके बाई -1 हो जाएगा, मतलब बाई पे पावर n -1 हो जाएगा। ये जितना बनेगा उस चीज़ को कुछ t मान लेना या z मान लेना, फिर सवाल बना देना, बन जाएगा। हम क्या बात बोले, हम बोले कि स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप का दिखता है, लेकिन इस रूप का अगर ना दिख के RHS में कोई बाई का फंक्शन हो तो उस टाइप के फंक्शन को स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदला जा सकता है, अगर दोनों ओर उस जो फंक्शन था उसे दोनों ओर अगर भाग दे देता। अभी पूरी बात को हम समझेंगे एग्जाम्पल से। देखो इस सवाल लिए हैं क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, इस पूरे सवाल से समझेंगे। फिर बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से समझना। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड वाला तो दिख जाएगा तुमको, dy बटा dx प्लस p गुना बाई बराबर q दिख जाएगा, dx बटा dy प्लस p गुना x बराबर q भी दिख जाएगा, लेकिन ये नहीं दिखेगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। देखो यहाँ dy बटा dx, ये dy बटा dx यहाँ बाई होना चाहिए, बाई नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो इधर x का फंक्शन x क्यू, साथ में गुना क्या है कॉस स्क्वायर बाई, ये कॉस स्क्वायर बाई जो है ना इससे दोनों ओर भाग दे दो, पहला काम। तो कॉस स्क्वायर बाई से दोनों ओर भाग दे दो, लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई कॉस स्क्वायर बाई। क्या लिखे हैं, दोनों ओर कॉस स्क्वायर बाई से भाग देने पर। तो बोलो भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, इधर है dy बटा dx, ये पूरे में भाग होगा ना, तो इसमें भी भाग और इसमें भी भाग, तो इसमें जब भाग दोगे तो इतना हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर बाई प्लस यहाँ कितना होगा x। आई वास्तव में साइन 2 को ऐसे लिख सकते हो, 2 sin बाई इंटू कॉस बाई लिखा जा सकता है ऐसे। अब भाग किससे हो रहा है, कॉस स्क्वायर बाई से हो रहा है, सही है, बराबर कितना x क्यूब हो गया। अब इसके बाद दिखना सिर्फ इस पर गौर करना, इस पर, इस वाले फंक्शन पे, बाई वाले पे, इस पर। ये एक देखो कॉस बाई से ही कॉस बाई क्या हो गया, कट गया, तब बचा क्या, जरा बता दो। ये ऊपर जा क्या सेक स्क्वायर बाई, और क्या बचा dy बटा, इस x को छोड़कर जो बचा है
उस चीज को कुछ मानना। फिर बोल रहे हैं ये cos स्क्वायर बाई से भाग दोगे तो इधर पहले से बाई का कुछ था ना, तो इसको मिला के और ये वाला मिला के पूरा मिला के जो बचा उसी को कुछ मानना। तो क्या बचा जरा बता दो, क्या बचा? एक तो बचा एक्स लिख दो ना, पहले लिख दिए एक्स, एक्स के साथ गुना में क्या है 2 और साइन बाई बटा कॉस बाई टेन बाई, बच गया। कांस्टेंट से ज़्यादा कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये कांस्टेंट को मानना चाहे नहीं मानना फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखना, ये देखो यहाँ कितना है टेन बाई। हम बोले क्या कि भाग देने के बाद इसमें जो बाई का चीज़ दिखेगा नहीं पूरे को मान लेना। तो बाई का चीज़ क्या दिख रहा है टेन बाई, अब 2 टेन बाई भी मान सकते हो लेकिन टेन बाई मानते हैं। अच्छा टेन बाई को अगर कुछ मानोगे तो उसी का डेरिवेटिव देखो आगे ही है, देखो। तो ऐसा करो, अब माना यहाँ इंग्लिश लिखा गया यहाँ हिंदी, मैनेज कर लेना, ठीक है। माना टेन बाई बराबर जेड, और सवाल लेके चलेंगे, धैर्य रखना, ठीक है। दोनों डिफ्रेंशिएट कर दो, दोनों डिफ्रेंशिएट करो। क्यों डिफ्रेंशिएट करना? क्योंकि यहाँ डी वाई बटा डी एक्स है, जबकि हम ये बाई को बदलना चाहते हैं डी जेड बटा डी एक्स में, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करो दोनों, और बताओ किसके रेस्पेक्ट में करोगे? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो करो टेन का, अब आई का डी वाई बटा डी एक्स, जेड का डी जेड बटा, दोनों और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। इसको मानो 1, यहाँ मानो 2 और इसको 3। अब जाके 1 में जाके वैल्यू रख दो, किसका किसका वैल्यू रखोगे? पहले तो टेन वाई का यहाँ वैल्यू रखेंगे जेड, और सेक स्क्वायर बाई डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू यहाँ इस पूरे का कितना डी जेड बटा डी एक्स। तो आप बताओ, अब 2 और 3 से, अब 2 और 3 से टेन बाई 2 से किसका वैल्यू रखोगे? टेन बाई, और 3 से किसका रखोगे? सेक स्क्वायर बाई डी वाई बटा डी एक्स का मान 1 में रखने पर, 1 में इंग्लिश में लिखा जाएगा ना कि हम लिखें, ठीक है, लिख देना। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ टेन वाई एंड सेक स्क्वायर बाई डी वाई बटा डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1 रख देना। तो रखो वैल्यू जरा, एक को देखो, एक बोले इसके जगह पे डी जेड बटा डी एक्स लिख दो, डी जेड बटा डी एक्स प्लस ये कितना है 2x, तो 2x अलग लिख दो, कितना 2x। अब बोले इसको क्या माने है? इसको जेड माने हैं, ठीक है, जेड बराबर यहाँ क्या है एक्स क्यूब, रहने दो। और अब जरा गौर से देखो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, लेकिन बाई के जब जेड है, डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी गुना बाई, फिर बोल रहे हैं बाई के जगह पे जेड है, बराबर क्यू है कि नहीं बताओ? ये किस रूप का है? डी वाई, देखो ना वेरिएबल यहाँ कौन है? डिपेंडेंट वेरिएबल जो बाई रहता था वो कौन है? जेड है। तो यहाँ जेड है, तो यहाँ भी देखो जेड है। हर इसके पहले वाले जो स्टैंडर्ड पढ़े थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ बाई था, यहाँ क्या था? बाई था। तो यहाँ लिखो यह रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण किस रूप का है? बोलो, डी जेड बटा डी एक्स प्लस पी गुना जेड बराबर क्यू के रूप का है कि नहीं है? बता दो। जहाँ पी और क्यू क्या है? जहाँ पी क्या है बताओ? किसका फंक्शन है? पी एक्स का, एक्स का फंक्शन होना चाहिए। देखो जहाँ पी बराबर 2x और क्यू बराबर एक्स क्यूब, ठीक है। बताओ हल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हल करना है, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 4, चलो पहले क्या निकालो? इस अवकल समीकरण का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई पर पावर पी डी एक्स, अच्छा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डी एक्स ही है, चलो ई पर पावर पी। देखो पी कितना है बताओ? पी कितना है? पी है 2x, और यहाँ आप बताओ 2x का इंटीग्रल 2 आएगा बाहर, और x का होगा एक्स स्क्वायर बटा 2 से 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा, मतलब ई पर पावर क्या बचेगा? अरे लॉग नहीं है कि ई गायब हो जाएगा, ऊपर लॉग तो है नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब लिखना, इसीलिए 4 का हल बताओ, हल सॉल्यूशन क्या होता है? फॉर्मूला बाई गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन बाई है नहीं है, हाँ क्या है? जेड है, भूलना मत, जेड गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बोलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ dx प्लस c। अभी ने बोला यहाँ भी dz लिख दे क्या? ठीक है, बोलो z गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? e पर पावर x स्क्वायर बराबर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आता है तुमको तो उससे बेहतर नहीं है। ठीक है, जो बता चुके हैं हम पहले भी। ठीक है, यहाँ q का वैल्यू कितना है? एक्स क्यू है, यहाँ e पर पावर और यहाँ प्लस। अब इसको सोल्व करना है इस वाले को। ठीक है, इतना उतार लो, उसके बाद हम बताते हैं। तो इसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे करें देखना। बताओ e का पावर कितना है? देखो यहाँ लिख देते हैं पहले एक लाइन वापिस उतार देते हैं। जेड ई टू दी पावर कितना है? बराबर एक्स क्यूब और गुना क्या है? ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। सब्सटीट्यूशन लगाएंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए। मत उतारो, रुक जाओ एक मिनट। देखो ई का पावर क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x dx। 2x dx मतलब dx के साथ क्या चाहिए? x। dx के साथ x चाहिए, इसमें x है तो इसका एक x उसको दे दो, पहले दे दो। तो ये कितना हो जाएगा? एक x दे दो किसको? dx को। तो यहाँ e टू दी पावर क्या है? एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस सी। नहीं समझे बात? देखो हम e टू दी पावर एक्स स्क्वायर है ना, तो इस एक्स स्क्वायर को कुछ मानने वाले हैं, कुछ मानेंगे t। तो अगर इसको t मानोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x dx। लेकिन यहाँ है क्या? x। कोई बात नहीं, एक और 2 भी लगा देते हैं ना, बाहर 1/2 कर देंगे। समझ पाए कि नहीं? बोलो। आई तो एज इट इज इधर उतर जाएगा, z इंटू इतना। तो z गुना e पर पावर एक्स स्क्वायर बराबर हाफ। अब बताओ इसको क्या मानेंगे? एक्स स्क्वायर को t मानेंगे। z फिर कैसे मानोगे? z तो पहले से माने हुए। तो t मान लो, तो e पर पावर t मान लिया। e कितना हो जाएगा? dt। और यहाँ क्या है? t है कि नहीं? t स्क्वायर है कि t है? एक्स स्क्वायर को ना माने। अब बोलो इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? हम शुरुआत में ही बोले थे क्या आएगा, बोलो। x गुना ई टू दी पावर एक्स वाला बताए तो क्या आएगा? t ई टू दी पावर t माइनस। उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। क्या किसको माने? यहाँ लिख दो, देखो एक्स स्क्वायर बराबर t माने हैं लिख दिए। ठीक है कि गड़बड़ है? गड़बड़ रहेगा तो बताना। प्लस क्या है? सी। इधर बताओ, एक और साथ में देखो हाफ भी है। देखो हाफ क्या है? बाहर हाफ बराबर इधर क्या है? जेड गुना ई पर पावर एक्स स्क्वायर। सही है ना? अब सारा वैल्यू हम रखेंगे। रुको, अभी छापना बंद करो, रुक जाइए, रुको। देखो जेड का वैल्यू रखो, जेड का वैल्यू। जेड किसको बोल रहे हैं? जेड किसको बोले थे? कहाँ गया जेड? अरे हमको भी तो दिखे। अरे इसमें है ही नहीं, इसके पहले वाले पेज में था। क्या था? tan y था, तो रख दो tan y गुना e पर पावर बराबर हाफ। t का वैल्यू रखो, t का वैल्यू क्या था? तो एक्स स्क्वायर गुना e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर प्लस। कितना कॉमन होगा इसमें? रुक क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? झाड़ू बेच रहा है। इधर हम कॉमन लो, e का पावर एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, क्या बचेगा यहाँ? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस और क्या बचा? हाफ। और यहाँ क्या है? tan बाई ई टू दी पावर। बोलो सबसे पहले तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर जो है ई इसमें भी भाग होगा और यहाँ भी भाग होगा। तो जब इसमें भाग होगा तो ई वाला कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ? यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्या बचेगा? हाफ। अरे ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर है नहीं, इसे भाग दे दिए उधर, तो क्या बचेगा? हाफ बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस इसमें जब भाग दोगे तो सी भागा में ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर ऊपर जाके। और इधर क्या बचा? इधर बचा tan बाई, यही हमारा। अच्छा बताओ, इसी सवाल में अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन वाला रहेगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे देगा x बराबर इतना जब y बराबर इतना, तो क्या नहीं बना पाओगे? आज के लिए बस इतना ही।